Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम एजुकेशन फॉर सोशलिज्म के विषय में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवाद शब्द को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं, जो सोशियस शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ है समाज। अतः समाजवाद का संबंध समाज से और उसमें होने वाले परिवर्तनों से है। सेलर्स की एक डेफिनेशन से ये कंसेप्ट हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसको एक बार देख लेते हैं। समाजवाद एक ऐसी प्रजातांत्रिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि समाजवाद एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड नहीं है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा, और जिसका उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था समाज के अंदर होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए केंद्रित ना हो, किसी समूह विशेष के लिए केंद्रित ना होकर पूरे समाज के लिए होनी चाहिए, जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रहे और उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना न्याय मिले और स्वाधीनता उनको मिल सके। ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। जैसे कि हमने अभी भी कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समूह विशेष का कहीं पर भी स्वामित्व नहीं होगा। जितने भी उत्पादन के साधन हैं या कोई भी आर्थिक रूप से हमें इफेक्ट करने वाली चीज़ है, उस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होगा, अपितु संपूर्ण समाज या राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होगा। इन साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं किया जाता, बल्कि पूरे समाज के हित में किया जाता है। जो भी चीज़ समाज के लिए हितकर है वो इसमें प्रधान रूप से मानी जाती है। व्यक्ति के हितों की बात यहाँ पर नहीं की जाती। इससे एक मनुष्य दूसरे का शोषण नहीं कर पाता है। संपत्ति तथा आय का समान वितरण होता है सभी लोगों के बीच में, और सामाजिक कल्याण जो है वो ज़्यादा होता है। अब हम फॉर्म्स की बात करते हैं जो समाजवाद के रूप हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। मार्क्सवाद समाजवाद, दूसरा समष्टिवाद या राज्य समाजवाद, देन श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, फासीवाद समाजवाद, फेबियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद और अराजकतावाद। ये हमारे 8 तरह के समाजवाद के रूप हैं। अब हम बात करते हैं समाजवाद की विशेषताओं के ऊपर। समाजवाद के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता। ये बात हमने अभी पहले भी डिस्कस की है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि जो उत्पत्ति के साधन है, जो प्रोडक्शन है, उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का स्वामित्व ना होकर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से नियोजित होती है, मतलब प्लान्ड होती है। इसमें केंद्रीय नियोजन अधिकारी यह नियोजित करता है कि किस वस्तु का कहाँ और कितना उत्पादन होगा, कहाँ पर किस चीज़ को कितना उत्पादन हमें किया जाना है, ये सब पूर्व निर्धारित होता है, जो केंद्रीय नियोजन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर प्रतियोगिता की समाप्ति हो जाती है, मतलब लोगों में आपस में कंपटीशन जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं। किसको कहाँ पर कितना काम करना है वो सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्रतियोगिता ज़्यादा नहीं होती है और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति और लाभार्जन की प्रवृत्ति जो है वो समाजवाद में समाप्त हो जाती है और उसकी वजह से आर्थिक समानता हमें देखने के लिए मिलती है। मानवीय आदर्शों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है कि सभी मानव समान हैं, तो सहयोग की भावना होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर चलने का भाव यहाँ पर प्रधान रूप से रहता है। शोषण का अंत होता है, कोई भी एक वर्ग विशेष या समूह विशेष दूसरे लोगों का शोषण नहीं कर सकता। जैसे कि जो बड़े आपके व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारियों का या श्रमिकों का शोषण यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और पूर्ण रोजगार की यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक स्तर निर्धारित है कि सिर्फ इतना ही उत्पादन आप कर सकते हैं, इतना ही काम यहाँ से किया जाना है। तो जो हमारा एक जगह पर संकलन होने की वजह से पूंजीपति जो लोगों के वर्ग में सब सामान चला जाता है या सब हक चले जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता।
उसकी वजह से पूर्ण रोजगार मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं समाजवाद में। अब हम बात करते हैं समाजवाद के गुणों के विषय में। तो सबसे पहला गुण इसका है धन का अधिक समान वितरण। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि समाजवाद के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि आय जो है वो सबको समान रूप से वितरित हो। समान रूप से का मतलब ये नहीं है कि सबको उनकी योग्यता को दरकिनार करते हुए सबको समान रूप से बांट दिया जाए, लेकिन जिसका जितना बनता है उसको उतना मिलना चाहिए। ये तथ्य विशेष रूप से मन में रखकर उसके बाद उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको धन का वितरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि से यहाँ तात्पर्य है कि इसके अंदर समाजवाद की जब प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जिससे उनका अधिक से अधिक प्रयोग हो सके और आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो पूर्व नियोजित रहती हैं और इस वजह से उत्पादन में वृद्धि होनी निश्चित है। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण का अंत। आर्थिक शोषण के ऊपर हमने अभी बात की थी कि कोई भी एक समूह या हम कहें कि पूंजीपति लोग जो होते हैं वो कमज़ोर लोगों का शोषण कर सकते हैं नॉर्मली, या बहुत ज़्यादा बड़े व्यापारी होते हैं वो छोटे व्यापारियों का शोषण करते हैं। तो जब हम समाजवाद की परिकल्पना की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी को कमाने के, कार्य करने के समान अवसर यहाँ पर उपलब्ध करने की बात होती है। नेक्स्ट है साधनों का उचित प्रयोग। इसमें जितने भी मानवीय और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग इस ढंग से किया जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो और जितने भी साधन हैं उनका उपभोग जो है वो सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। वर्ग संघर्ष यहाँ पर इसलिए नहीं रहता क्योंकि समाजवाद में सभी को अपने गुणों के हिसाब से कार्य करने की छूट होती है, अनुमति होती है। सभी के पास समान संपत्ति का अधिकार होता है और जितना वर्ग का जो संघर्ष है वो यहाँ पर आकर समाप्त होने की कुछ आशाएं रहती हैं, क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए आर्थिक अवसरों को ज़्यादा असमानताएं नहीं होती हैं आर्थिक अवसरों की, तो उसकी वजह से वर्ग संघर्ष जो है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। जो ऊंचा और नीचा वर्ग हमारे समाज में प्रायः पाया जाता है, यदि समाजवाद की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से हम लागू कर पाएँ और संपूर्ण उसमें समाजवादी दृष्टिकोण हो जाए तो ये जो वर्ग संघर्ष है ये बहुत हद तक समाप्त हो जाता है। अपव्यय की समाप्ति। समाजवादी विचारधारा में अपव्ययों की समाप्ति हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण बर्बादी होती है उसको यहाँ पर नियोजित किया जाता है और उसकी वजह से अपव्यय की समाप्ति होती है। एंड देन सामाजिक बुराइयों का निवारण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक बुराइयां जैसे औद्योगिक खतरे, औद्योगिक भीड़ भाड़ आदि को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि औद्योगिक विकास के साथ साथ समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के साधनों की भी यहाँ पर वृद्धि की जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमेरिट्स और दोष। सबसे पहली बात आर्थिक प्रेरणाओं का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख समस्या जो होती है हमारी वो होती है कि व्यक्तियों को कार्य करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जाए। इन प्रणालियों में जो है उद्योग या व्यवसाय जो होता है वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संचालित होता है और उन लोगों में कार्य करने की भावना प्रायः कम होती है और उनको प्रेरित करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे कार्य जो हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाते हैं और जो हमारी कार्य क्षमताएँ हैं वो भी कम होती चली जाती हैं। इस कारण से ये एक बहुत बड़ा दोष बन जाता है समाजवाद का। दूसरा है उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को चयन या चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती। राज्य सामान्य मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करता है और ये सार्वजनिक हितों की चिंता वगैरह के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चयन करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा विशाल जनशक्ति की आवश्यकता। समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए उसमें नियोजन को बनाना, विभिन्न विवरण आदि तैयार करना, उन सबको क्रियान्वित करना, इन सब के लिए एक विशाल जन समुदाय की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है और इतना धन अवेलेबल ना होने के कारण ये हम लोगों के लिए एक इशू बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को प्रोत्साहन। यहाँ पर क्या होता है कि समाजवाद में सभी काम जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा होते हैं, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार आदि की कुप्रथाएं जो हैं वो संचालित होती हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये हम सभी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं।
एंड लास्ट इज मंद निर्णय। यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होते, सभी लोगों को सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, सरकार आदि के द्वारा लिए जाते हैं, बड़े लेवल पे लिए जाते हैं, तो ये जो निर्णय होते हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। कोई काम अगर हमें करना है तो वो पहले बिल बनेगा, उसको पास कराया जाएगा, उसके बाद वो पास होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। इस वजह से मंद निर्णय लिए जाते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें अगर अभी इमीडिएट एक्शन करना है तो वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।